बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाफ़त के दो तालिब इल्म मेरे साथ मौजूद हैं। पिछले होने वाले इलेक्शन और उसके बाद हुकूमत साजी के मामलात पर उनसे बात करें। एक का ताल्लुक बलोचिस्तान से है, अजीज़ुल्लाह तरीन, और एक जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, मलिक असद। इन दोनों से मुख्तलिफ वाक़यात और होने वाले इलेक्शंस पर और हुकूमत साजी पर बात करेंगे। सबसे पहले अजीज़ुल्लाह तरीन, आपका ताल्लुक चूँकि बलोचिस्तान से है, बलोचिस्तान में अब होने वाले इलेक्शन 2018 के इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन में क्या फ़र्क है, और उसके साथ साथ क्या बलोचिस्तान में अब 2024 में कोई नए चेहरे असेंबली में आए या अभी भी सरदार और जागीरदार ही बलोचिस्तान की असेंबली पर राज करते रहेंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि 2018 के इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन क्या है। असल में 2018 के इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन एक ही सिक्के के दो रुख है। 2018 के इलेक्शन जो हुआ था वो भी मतलब कि इंसाफ और शफाफ पर मुंतखब नहीं थे, लेकिन ये था कि 2024 में कुछ न कुछ जो ताकतवर हलके थे वो एक्सपोज हो गए, मीडिया के ज़रिए से एक्सपोज हो गए, और इमरान खान ने इतना लोगों में हो गए और इमरान खान ने इतना लोगों में शऊर पैदा किया था कि लोग हर पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े थे कि 45 फार्म 45 हमें देना है। लेकिन 2018 के इलेक्शन में लोगों को ये इल्म ही नहीं था कि 45 फार्म क्या होता है, 47 फार्म क्या होता है। लोग जो है सोशल मीडिया ना इन्फ्लुएंस नहीं था। जबकि 2024 में बलूचिस्तान में जब हम देख लेते हैं कि 2024 में बलूचिस्तान में एक सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इंटरनेट की एक्सेस थी। हर इलाके, हर शहर में हर शख्स के पास जो है वो मोबाइल होता है। तो इसी वजह से जो 2024 के इलेक्शन मतलब के ही 2018 के इलेक्शन थे, लेकिन 2024 के इलेक्शन में कुछ जो ताकतवर हलके थे वो एक्सपोज हो गए कि यार यहाँ पर नए चेहरे आए हैं असेंबली में या नहीं आए अभी तक? नहीं, नए चेहरे तो असेंबली में नहीं आए हैं, बल्कि वही पुराने चेहरे हैं, वही पुरानी रिवायात है, सरदारों और जागीरदारों का और माफिया का कब्जा है। ठीक हो गया। मलिक असद से पूछते हैं, आपका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, क्या जनूबी पंजाब में अभी भी सरदाराना और जागीरदाराना निज़ाम राज करता है या असेंबली में नए चेहरे आ चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनूबी पंजाब में ये जो इलेक्शन था 2018 के इलेक्शन में अगर थोड़ा सा पीटीआई को देखा जाए तो पीटीआई भी का जो रुझान था वो ज़्यादातर इलेक्टेबल्स की तरफ था। इमरान खान साहब समझते थे कि टिकट उसको देना है जो इलेक्शन लड़ना जानता हो, जो अपना इलेक्शन के ऊपर जो है वो उसको बचा सके। अगर वो सीट जीत चुका है तो वो अपनी सीट को बचा भी सके, ये ना हो एंड के ऊपर किसी धांधली की सूरत में वो जो सीट है उनसे छिन जाए। तो इमरान खान साहब हो गया या जितनी भी पीटीआई की क़यादत थी उनका रुझान इसी तरफ ही था कि इलेक्टेबल्स बंदे को ही टिकट जारी किए जाएं, ताकि जो बंदा जानता हो कि इलेक्शन को किस तरह से हैंडल करना है, उनका सारा रुझान इस तरफ था। लेकिन चूँकि 9 मई के वाक़ये के बाद जो सारी एक सिचुएशन हुई पीटीआई की, जिस तरह पीटीआई को दबा दिया गया, उनसे निशान छीन लिया गया, जो जितने भी मतलब कि उनकी गिरफ्तारियाँ हुई, इमरान खान साहब ख़ुद जो जेल में थे, मतलब कि उनको 14 साल पहले 10 साल कैद की सज़ा सुनाएगी, फिर 14 साल कैद की सज़ा सुनाएगी। मतलब एक ऐसी सिचुएशन थी कि कोई भी जो एक बड़ा सियासी नाम था वो इमरान खान साहब के साथ नहीं था। काफ़ी सारे जो पहले जो लोग थे वो पार्टियां छोड़ चुके थे, या जो पार्टी के अंदर भी थे तो वो मतलब उनको पीटीआई की आदत को उनके ऊपर एतमाद नहीं था कि ये हमारे साथ मुखलिस होंगे या नहीं होंगे। और उनका काफ़ी सारा हमने देखा कि जो उनके इलेक्टेबल्स थे, हमने लाहौर में भी देखे हैं और भी काफ़ी सारे जो लोग हमने देखे हैं जिनको उन्होंने टिकट जारी किए हैं, तो वो काफ़ी सारे लोग नून लीग में जा चुके हैं, बल्कि कुछ आईपीपी में भी शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त पहली दफ़ा हुआ कि जनूबी पंजाब में हमने देखा कि उन लोगों के टिकट जारी किए गए जिन्होंने पहला आज तक इलेक्शन ही नहीं लड़ा था, और इसके बावजूद पीटीआई ने उनको टिकट जारी किया सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि ये अगर इलेक्ट भी हो गए तो ये असम्बली में हम ही सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। हमने अपने भी हल्के में देखा, साथ जितना पूरा मुजफ्फरगढ़ हो गया, डीजी खान में हो गया, हमने देखा कि सारे जो तकरीबन थे वो नए चेहरे थे और उनको उन्होंने टिकट जारी किए। उन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन जीता बल्कि भारी मार्जिन से इलेक्शन जीता, और उन उम्मीदवारों को उन्होंने शिकस्त दिया जो कि नून लीग के बहुत बड़े नाम थे। यानी असेंबली में नए चेहरे देखने को मिलेंगे? नए चेहरे बिल्कुल देखने के मिलेंगे जनूबी पंजाब से, खासकर मुजफ्फरगढ़ में जो तकरीबन जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे नए चेहरे ही हैं। अगर आगे डीजी खान की बात करें, वहाँ पे हमने देखा कि रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी सारे एंड के ऊपर जाके चेंज हुए थे। मेरे ख्याल से जो वो कैंडिडेट थे वो अपनी सीट जो है वो नहीं बचा सके, लेकिन मुजफ्फरगढ़ में भी इस किस्म की जो है वो कोशिशें की गई थी, एंड के ऊपर नतज भी रोके गए थे, दबाव भी था रहनुमाओं के ऊपर
उम्मीदवारों के ऊपर कि आप पार्टी चेंज कर लें वरना आपको नताइज आपके रोक लिए जाएंगे, आपको इलेक्शन हरा दिया जाएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद वो डटे रहे और एट द एंड उन्होंने अपना इलेक्शन भी जीता और उसको बचाया भी, और आज के दिन वो असम्बली में भी मौजूद हैं, बल्कि उन्होंने हलफ भी उठा लिया उस चीज़। अब हुकूमत साजी के मरहले पर बात करते हैं। पंजाब असम्बली का इजलास तो आज शुरू हुआ, अरकान ने हलफ भी लिए। तरीके इंसाफ यानी जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग हैं वो चंद गिरफ्तार भी हुए और स्पीकर सब्तान खान साहब की जानिब से जो है प्रोडक्शन आर्डर भी जारी होते रहे। अब बलोचिस्तान की हुकूमत के बारे में बात करते हैं। बलोचिस्तान में हमेशा से ही एक मखलूत हुकूमत बनती है, ये अब की बार भी मखलूत हुकूमत ही बनने जा रही है। क्या तवक्कुआत हैं, क्या उम्मीदें हैं, और सबसे बड़ी बात बलोचिस्तान के वज़ीर आला के लिए सबसे फेवरेट नाम किसे देख रहे हैं आप? अच्छा, बात यह है, आपने बिल्कुल अच्छी बात की कि बलूचिस्तान में हमेशा जो है मखलूत हुकूमतें बनती जा रही है। 2 साल एक हुकूमत कर लेता है, 2 साल दूसरा हुकूमत कर लेता है। अब बलूचिस्तान के लोगों का तो कोई उम्मीद नहीं है इस हुकूमत सेटअप से, क्योंकि ये इलेक्टेड लोग नहीं हैं। और यहाँ पर असेंबली में जो हमारे मतलब कि इलेक्टेड होते हैं वो एजुकेटेड नहीं है। उसमें से बहुत ज़्यादा सरदाराना निज़ाम के लोग जाते हैं, जागीरदाराना निज़ाम के लोग जाते हैं। बीइंग एक बलूचिस्तान के एक शहरी होने के नाते मैं कहता हूँ कि हम इनसे कोई भी मतलब कि उम्मीद नहीं लगाए बैठे हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि हुकूमत साजी का क्या मरहला है, हुकूमत साजी का मरहला तो आपको खूब मालूम है कि बलूचिस्तान में जो है एक ताश्त के पत्ते की तरह जो है वो खेला जाता है। जैसे 2 साल को एक को लाया जाता है, 2 साल दूसरे को लाते हैं। इस बार लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इनका इत्तेहाद होना जा रहा है। और इसमें यह है कि 2 साल अब मुस्लिम लीग का होगा या 2 साल जो है पीपल्स पार्टी का होगा, इसका फाइनल जो है अभी तक फैसला नहीं हुआ। बलूचिस्तान का जो हुकूमत साजी का मसला है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पेचीदा है। उसमें है कि आखिरी दिन तक लोगों को पता नहीं है कि कौन सा शख्स आता है, और जो शख्स वज़ीर आला बनने जा रहा है उनको खुद भी नहीं पता है कि यार मैं इस चीज़। पढ़े लिखे नौजवान होने के नाते ये जो मखलूत सेटअप बलूचिस्तान में एक लंबे अरसे से चला आ रहा है और आप भी आपकी तवक्कुआत हैं और आपको लगता है कि शायद वैसा ही कोई सेटअप आने जा रहा है मखलूत किस्म का। इस किस्म के जो सेटअप हैं उनसे आपकी कुछ तवक्कुआत हैं, कुछ उम्मीदें हैं, या आप जो है नौजवान होने के नाते इस सिस्टम से जो है स्पेशली जो बलूचिस्तान में ये मखलूत सिस्टम है इससे नाउमीद हो चुके हैं? बलूचिस्तान के हुकूमत से बीइंग ए बलूचिस्तान के एक स्टूडेंट होने के नाते मैं कहता हूँ कि बलूचिस्तान के हुकूमत से सिर्फ मेरी यही तवक्कात है कि इंशाअल्लाह ताला जब वो असेंबलियों में आएंगे तो उनके मरात में इजाफा होगा, यही मेरी तवक्कात है। उनकी गाड़ियों में इजाफा होगा, उनकी जायदादों में इजाफा होगा, उनकी ताकत में इजाफा होगा। बस यहाँ पर किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरी सोसाइटी में उनके घरों की तादाद में इजाफा होगा, यही तवक्कात है। यानी आपको ज़ाती तौर पर अपने और अपने इलाके के मसाइल के जो हल हैं वो नज़र नहीं आ रहा अभी तक? नहीं, उसके लिए तो आते ही नहीं है। बलूचिस्तान में जो सेटअप बनते हैं ना वो तो इस मतलब कि अपनी खुद जो अपनी मफाद के लिए आते हैं, वो तो दूसरों के लिए आते ही नहीं है। जो दूसरों के लिए आते हैं उन लोगों को असेंबलियों तक आने की इजाज़त नहीं देते। जी ठीक हो गया। मलिक असद साहब आपसे पूछते हैं, आप ये बताएं कि पंजाब में होने वाली जो हुकूमत साजी है इसके बारे में आप क्या तासुरात रखते हैं, और सबसे बढ़कर जो जनूबी पंजाब के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अब हमारे हो चुके हैं तो क्या वो भी हुकूमत साजी में कोई अहम रोल प्ले कर सकते हैं मीन्स किसी वजारत की सूरत में, ताकि जो जनूबी पंजाब के लोग हैं जो कि अभी तक बैकवर्ड हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट उस हद तक नहीं हो सकी जिस हद तक होनी चाहिए थी या जहाँ तक लोगों की तवक्कुआत थी, ताकि वो लोग भी जो है जो अपर पंजाब के लोग हैं या नॉर्थ पंजाब के लोग हैं उनका कंपटीशन कर सकें, उनका मुकाबला कर सकें? जी मुझे लगता है ऐसा है कि क्योंकि जो नून लीग है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इसी तासुर के साथ ही वापस आए थे कि उनको कौमी असम्बली में 2/3 मेजोरिटी मिलेगी और वो अगले वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। लेकिन अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसके मुताबिक सिर्फ यही लग रहा है कि नून लीग जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो सारा फोकस होगा वो पंजाब के ऊपर ही होगा, क्योंकि नून लीग पहले भी पंजाब से ही हमेशा ज़्यादा कामयाब होती थी। KPK में वैसे भी PTI या जमीयत उलमा इस्लाम होगी, सिंध वैसे ही पीपल्स पार्टी का हो गया, बलूचिस्तान के हालात जैसे अजीज़ुल्लाह ने आपको बताया है। तो मेरे ख्याल से नून लीग का जो सारा फोकस होगा वो पंजाब के ऊपर ही होगा और जनूबी पंजाब के ऊपर इस दफ़ा ज़्यादा फोकस होगा। उसकी वजह यह है कि जितना भी जनूबी पंजाब का मैंडेट था वो PTI को ही मिला है। अभी
अगर हम अपर पंजाब में देखो तो अपर पंजाब की जो सिचुएशन है वो जनूबी पंजाब से इस वक्त इलेक्शन में काफ़ी डिफरेंट थी। हालांकि ये देखने को हमें नज़र आ रहा था कि शायद अपर पंजाब में जो पीटीआई की मकबूलियत ज़्यादा है और जनूबी पंजाब में है, क्योंकि वो एक ख़ानदानी वोट होता है और सिर्फ शख्सियत को वोट पड़ता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जनूबी पंजाब के लोगों में इतना शऊर पैदा हो और वो मतलब सिर्फ एक नज़रिए के ऊपर और इमरान खान को वोट देंगे। इससे हट करके जो उनका उम्मीदवार होगा वो चाहे कोई सरदार होगा, वडेरा होगा या जो भी मतलब कि काफ़ी अरसे से इलेक्शन लड़ता आता होगा। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा है कि जो हमारी तवक्कुआत थी उनके बरअक्स ही सब कुछ हुआ है। इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने जो है वो सिर्फ शख्सियत को देख के वोट दिया हो। लोगों ने सिर्फ जो है वो वोट दिया है वो सिर्फ इमरान खान को दिया है, क्योंकि ऐसे लोग मुंतखब हुए हैं जिनका सियासी कोई इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं था। अगर सियासी बैकग्राउंड भी था तो उन्होंने पैसे एटलीस्ट एक काउंसलर तक का भी इलेक्शन नहीं लड़ा था और वो लोग भी कामयाब हुए हैं। तो नून लीग मेरे ख्याल से लगता है उनका जो सारा फोकस है, चाहे वो विफाक में हुकूमत लेने जा रही है या पंजाब में हुकूमत लेने जा रही है, उनका फोकस पंजाब ही होगा। और नून लीग जो है जो अपनी जो एक साख खो चुकी है पंजाब के अंदर, मेरे ख्याल से मरियम नवाज़ साहिबा को भी इसलिए ही इधर पंजाब में लॉन्च किया गया है ताकि वो जो एक नवाज़ शरीफ साहब, क्योंकि उनका सारा कंट्रोल तो पीछे नवाज़ शरीफ साहब का ही होगा और उनकी मर्ज़ी से ही सारे फैसले होने हैं। और इस बात का तो जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा खुद भी कह चुके हैं कि जो निगरानी है। बिल्कुल ही आप सही कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ शरीफ को लाहौर में या पंजाब की सियासत में इसी वजह से उतारा गया है कि जो लाहौर और बाकी पंजाब का जो इलाका है, जो कि इससे कबल 18 के इलेक्शन में या अभी के इलेक्शंस में जो है तरीके इंसाफ के पास चला गया है, जहां पर पंजाब में पीपल्स पार्टी भी अपना शेयर लेना चाहती है। मरियम नवाज़ शरीफ जो है वो दोबारा पंजाब को जो है पीएमएलएन का गढ़ बना सकें। लास्ट में आप दोनों से हुकूमत तो बनने जा रही है, चाहे जिस पार्टी की बने, मखलूत बने, जो कुछ भी बने, चंद अहम मसाइल और उस हुकूमत को चंद अहम सजेशंस जो आप देना चाहते हो अजीज़ुल्लाह तरीन साहब बलूचिस्तान के हवाले से। पहली बात यह है, बलूचिस्तान के जितने भी मतलब कि जो हुकूमत साजी बनती जा रही है उसमें यह है कि बलूचिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है वो एजुकेशन का है। लोगों के पास, दूसरा जो है लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है। तीसरा जो है सबसे बड़ा मसला बलूचिस्तान में रोडों का है, रोड वहाँ पर अच्छे नहीं है। तीसरा बड़ा चौथा बड़ा मसला यह है कि बलूचिस्तान में हेल्थ इशू है। हम ये कहते हैं कि जो भी हुकूमत आए लेकिन ये 4 इशू जो है उन पर अपना पैसा जो है वो लगाए। ख्वाह बेशक आप अपने जेब पे लगाते हो, तो हमें पता है कि बलूचिस्तान की जो हुकूमत है वो अपने जेब में पैसा डालते हैं, लेकिन इस बार हम ख्वास करते हैं कि अपना जेब का जो है ख़र्चा अपने लिए कुछ कम रख लो, सेहत पे भी, तालीम पे भी, रोडों पे भी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी पैसा लगा लो। मलिक असद साहब, पंजाब में जो मसाइल हैं और स्पेशली आपके हलके के और जनूबी पंजाब के चंद अहम मसाइल जिनको आप चाहते हैं कि पंजाब की आने वाली वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है वो एड्रेस करें। देखिए, मेरे ख्याल से जो मसाइल हैं वो तो हमारे मुंतखब नुमाइंदे ही हल कर सकते हैं। अगर उनका ही किरदार उसके अंदर नहीं होगा तो चाहे जो भी वज़ीर आला हो, जो भी वज़ीर आज़म हो, वो कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले तो जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको ही अपने लोगों से, अपने इलाके से मुखलिस होना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो थे वो वज़ीर आला थे। ये एक बड़े मतलब कि एक ऐसे बंदे ने बताया कि जो वाकई मतलब उनका एक सेटअप का हिस्सा था। तो उन्होंने बताया कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 2 MP आए हुए थे, उनमें से एक का ताल्लुक़ फैसलाबाद से था और दूसरे का ताल्लुक़ जो था वो जनूबी पंजाब के एक खिते से था। तो वो आए तो वो फैसलाबाद वाले जो MP थे वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे और जनूबी पंजाब से जो MP साहब तशरीफ़ लाए थे वो उसी वक्त ही आए थे। तो मियाँ साहब ने कहा कि पहले जो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखता है उस MP को पहले बुला लें, मैं उनसे पहले मुलाकात कर लेता हूँ, उसके बाद फैसलाबाद से जो साहब आए उनके साथ मुलाकात करूँगा। तो वो जब मुलाकात हो गई तो जब फैसलाबाद का जो MP था वो जब अंदर मिलने गया तो वो उसने तो सबसे पहले यही शिकायत की कि मियाँ साहब मैं तो काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, आपने मुझे छोड़कर उसको प्रेफरेंस दी, इसकी क्या वजह है? तो उसने कहा मुझे पता था कि ये जनूबी पंजाब से आया है और ख़ासकर ये क्योंकि इसका ताल्लुक़ मुजफ्फरगढ़ और DG खान इस रीजन से है, तो मुझे पता था इसका जो सबसे बड़ा मसला था वो यही होगा कि इसने कहना है कि यार जो फ़लाँ SHO है मियाँ साहब ये मेरे कहने के ऊपर सियासी मुखालफिन के ऊपर पर्चे नहीं दे रहा या मेरे कहने के ऊपर नहीं चलता, तो मेहरबानी करें इसका तबादला कर दें। और वो कहते हैं मेरी एंड तवक्को के मुताबिक ऐसा ही हुआ, उसका मसला यही था कि जनाब वो जो SHO है वो तो मेरी बात ही नहीं मानता, मेहरबानी करके उसका तबादला कर दें। मुझे पता था आप फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं तो
आपका जो होगा वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए होंगे, आप कोई यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट लेके आए होंगे, आप कोई बड़े हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट लेके आए होंगे, कोई बड़ी मोटरवे का प्रोजेक्ट लेके आए होंगे। मुझे पता था आपके साथ मुझे डिस्कशन करनी है, आपने मुझे फिजिबिलिटी रिपोर्ट देनी होगी कि सर ये प्रोजेक्ट कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो इसका ये वजह नहीं थी कि वो मेरे लिए ख़ास था, बल्कि वजह यही थी कि उसका जो मसला था वो 2 मिनट में हल होना था। मैंने सिर्फ एक कॉल करनी थी और मसला हल हो जाना था। जबकि आप मुझे पता है कि कोई ना कोई ऐसा ही बड़ा मनसूबा लेकर आए होंगे जिसके ऊपर मुझे काफ़ी सारी डिस्कशन भी करनी पड़ेगी, बहस भी करनी पड़ेगी और आपने मुझे मुतमिन भी करना है। तो इसलिए तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि ये एक छोटा सा वाक़या नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर एक धब्बा है कि मतलब कि जो हमारे मुंतखब वज़ीर आला जो वज़ीर आज़म है उनके सामने भी हमारी औकात यही होती है कि इनकी जो सबसे बड़ी जो मसला होगा वो यही होगा थाना कचहरी वाला। मतलब कि इनके दिमाग में ऐसा होता ही नहीं है कि हमने अपने इलाके को कोई बड़ी यूनिवर्सिटी देनी है, कोई बड़ा हॉस्पिटल देना है। तो अगर जब तक जो हमारे अपने मुंतखब नुमाइंदे अपने तरजीहात तब्दील नहीं करेंगे और अपने लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई भी वज़ीर आला वज़ीर आज़म हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा है मलिक असद ने कि प्रायोरिटीज़ मैटर। हमारी अपनी जो हमारे MNAs और MPOs होते हैं उनकी तरजीहात मैटर करती हैं। वो हमेशा से ही उनकी तरजीहात एक SHO या उसके साथ साथ छोटी गली नाली ये रही हैं। बल्कि जो अपर पंजाब के लोग हैं अगर वो हमसे ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, ज़्यादा तालीम याफ्ता हो चुके हैं या ज़्यादा तरक्की याफ्ता इलाके हम उनको कहते हैं समहाउ, तो उसकी वजह यही है कि उनके जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी तरजीहात कुछ अलग होती हैं। वो तालीम, सेहत और अदल व इंसाफ इन मसाइल पर काम करते हैं और हुकूमत से जो है अपनी राय भी लेते हैं और हुकूमत से बात मनवाते भी हैं। आज का एपिसोड इतना ही, कल तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।